Hello and welcome back to your own channel, English Grammar and Literature Teacher Amroha. In this video, I have brought to you a new kind of flavor. The topic's name is 10 very commonly misspoken common words. As you can see, the topic's name here 10 ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो आमतौर से गलत बोले जाते हैं. ये 10 के 10 वर्ड्स तो नहीं हैं. A few of them are acronyms and one of them is a symbol while the others are words. काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वो वर्ड्स, लेकिन फिर भी अक्सर लोग उन्हें गलत बोल जाते हैं. तो आप ये चेक कीजिए कि आपसे तो ये गलतियाँ नहीं होती, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसा नहीं है कि आपने कभी ना बोले हों. ये सामने आपके जो स्क्रीन है इस पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. और से देखें. पहला सेंटेंस है आई कैन नॉट टेल यू माई नेम. दूसरा आगे लिखा है माई ईमेल एड्रेस इज़ xyz@gmail.com. उसके नीचे लिखा है दिस इज़ माई पैन नंबर. और आगे लिखा है व्हाट इज़ योर IFSC कोड. उसके बाद में लिखा है सेंड मी योर रिज्यूम. पता नहीं आपने कुछ नोटिस किया है नहीं, लेकिन दोबारा बोलता हूँ मैं. स्क्रीन पर नज़र रखिएगा. आई कैन नॉट टेल यू माई नेम. माई ईमेल एड्रेस इज़ xyz@gmail.com. दिस इज़ माई पैन नंबर. व्हाट इज़ योर IFSC कोड एंड सेंड मी योर रिज्यूम. अब हम अपने लेसन पर आते हैं और देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक्स हो जाती हैं और जो बोलते टाइम लगता ही नहीं कि मिस्टेक्स हो रही हैं. और देखिए ये सामने स्क्रीन पर एक सिंबल है. सिंबल कह लें, साइन कह लें, ऐट साइन के नाम से जाना जाता है. काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कराता है बोलते में. लिखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आपने बनाया सिंबल और काम बन गया आपका. लिखा है स्क्रीन पर द एट साइन इज़ नॉर्मली रेड अलाउड एज एट. इट इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एट द सिंबल और कमर्शियल एट. इट इज़ यूज्ड एज एन अकाउंटिंग एंड इनवॉइस अब्रिविएशन मीनिंग एट अ रेट ऑफ or at the rate of. तो इस सिंबल को बोलने में अक्सर क्या चूक हो जाती है. चूक ये होती है कि वैसे तो इसे ऐड भी कहते हैं, ऐड सिंबल भी कहते हैं और आपका कमर्शियल ऐड भी कहते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि कहाँ पर कैसे बोलना चाहिए. ध्यान रखिए, जब भी आप ईमेल एड्रेस बता रहे हो, एड्रेसेस बताने में भी आप एट वर्ड का यूज़ करते हैं. आई लिव एट अमरोहा, ही लिव्स एट मोहल्ला बेगम सराय, एटसेट्रा. सो whenever you are telling your address, you use the word at, and when you are telling your email address, you should be doing the same thing. at ही बोलना है आपको. अक्सर कम्युनिकेशन वाले तक भी इसे गलत बोलते हुए सुने गए. जब भी आप किसी को एड्रेस बताएं तो आपको ऐसे ऐट ही बोलना है. ठीक है. रज़ा इमाम 4@gmail.com, xyz@gmail.com. नेवर से xyz@gmail.com. ठीक है.
ऐट ही बोलना है, जब भी ईमेल एड्रेस बताएं ऐट बोलना है, @, या @ नहीं बोलना है। ये कब बोलना जाता है @ या @, जब आप कोई इनवॉइस, कोई बिल, कोई कैश मेमो बनाते हैं तो उसमें आइटमाइज्ड बिल जो होता है तो अक्सर उसमें प्रोडक्ट या आइटम के आगे उसका रेट लिख दिया जाता है और फिर आगे उसकी कॉस्ट या प्राइस लिखा होता है। एग्जाम्पल रेशियो दिया है, देखिए विद इन द ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि 7 पेन्स @ 2 pounds पर पेन इक्वल्स 14 pounds। तो यहाँ पर @ बोलेंगे या @ बोलेंगे। यहाँ कोई आप ईमेल एड्रेस नहीं बता रहे हैं, यहाँ तो रेट बता रहे हैं। ईमेल एड्रेस में आप कोई रेट नहीं बता रहे हैं अपना, लेकिन यहाँ पर आप रेट बता रहे हैं कि 7 पेन्स हैं, उसका रेट क्या है, एक पेन का 2 pounds, तो टोटल हो गया 14 pounds। तो कॉमर्स में, इनवॉइस मेकिंग में, कैश मेमो मेकिंग में, बिल्स मेकिंग में आप @ या @ बोलते हैं। अदरवाइज़ कभी भी ये मिस्टेक ना करें कि अपना ईमेल एड्रेस बताते में @ कहें, हमेशा @ कहें। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा वर्ड है THE। आमतौर से इसकी 2 साउंड्स होती हैं। जब इसे स्ट्रेस किया जाता है तो दी बोलते हैं, और जब अनस्ट्रेस होता है तब इसे दा बोलते हैं। इसमें रूल है एक, जिसे आप याद रख सकते हैं कि कब इसे दी बोलना है और कब दा बोलना है। अब जैसे ये सामने एक ही वर्ड है, इस किसी सेंटेंस में नहीं है, यहाँ तो इसे आप दी ही बोलेंगे, लेकिन जब किसी सेंटेंस में ही आएगा तब भी 2 तरीके होते हैं इसे बोलने के। अगर इसके बाद कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसकी इनिशियल साउंड, शुरुआती साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तब आप इसे दा बोलेंगे। और अगर इस वर्ड के बाद कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसकी इनिशियल साउंड, शुरुआती आवाज़ जो है वो वावल साउंड है, तब आप इसे दी बोलेंगे। याद रखिएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखिए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स से पहले अगर ये रखा हुआ है तो आप इसे दा बोलेंगे। दा, छोटी आ की मात्रा जिसके अंदर छिपी होती है, बस वो दा। तो अब एग्जांपल्स हैं द मैन, द मशीन, द टायर्स। देखिए THE दी है, ये अपने आप में तो दी बोलेंगे। इसके बाद जो है वो मैन है, मैन की जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, माँ साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है, तो द मैन कहेंगे। आगे भी यही है, द मशीन, द टायर्स। नीचे लिखा है दी। अगर इसके फ़ौरन बाद कोई वॉवल साउंड से वर्ड शुरू हो रहा है तब आप इसे दी बोलेंगे। दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एकेडमी। आप दी मैन, दी मशीन, दी टायर्स नहीं कह सकते। वो कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जहाँ ऐसा भी हो जाता है, जब बहुत एम्फेटिकली बोलते हैं या कुछ पॉज है बोलते में, तब चलता है ऐसा। अदरवाइज़ रूल ये है कि अगर दी के बाद कॉन्सोनेंट साउंड वाला कोई वर्ड आ रहा है तो दा बोला जाएगा, और वावल साउंड वाला कोई वर्ड आ रहा है, देखिए स्पेलिंग नहीं देखनी है, साउंड देखनी है आपको, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि अगर यूनिवर्सिटी लिखा है तो आपने सोचा कि यू है तो ये वावल हो गया, तो आप कह देंगे दी यूनिवर्सिटी। नहीं, वो जो साउंड है वो वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी या जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अब जैसे यू से और भी वर्ड्स लिखे जाते हैं, अम्ब्रेला, तो यू से अम्ब्रेला भी लिखा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो साउंड है वो वावल साउंड है। तो दी अम्ब्रेला इज़ ओके, बट दी यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ओके, द यूनिवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इसे। और अगर ये अकेला वर्ड हो तब आप इसे दी कहेंगे। ये वर्ड जो सामने आया आपके, ये 2 तरह से बोला जाता है। ये भी कहाँ पर कैसे बोलना चाहिए देखिए। स्पेलिंग है इसकी RESUME। इसे
यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है, इसे रिज्यूम बोलते हैं, रिज्यूम या रिज्यूम। ये वर्ब होता है, टू स्टार्ट अगेन स्पेशली आफ्टर अ पॉज। ठीक है, कुछ पॉज या कुछ इंटरप्शन के बाद दोबारा से कुछ शुरू करना, उसे रिज्यूम कहते हैं। फिर से शुरू करना है, टू बिगिन अगेन, टू स्टार्ट अगेन, टू री स्टार्ट, तो उसे रिज्यूम बोला जाएगा वहाँ पर। अब ये जो स्पेलिंग है आमतौर से ये लिखी ऐसी ही जाती है जैसे ये पिछली वाली स्पेलिंग है, इसे दूसरी वाली को भी अक्सर ऐसे ही लिखा हुआ देखते हैं, क्योंकि ये जो इस पर 2 ईज़ हैं यहाँ पर इस स्पेलिंग में। सेकंड लेटर जो है वो भी ई है और जो फाइनल लेटर है वो भी ई है। यहाँ पर जो फाइनल ई है वो साइलेंट है, रिज्यूम है ना, फाइनल ई जो है वो बोली नहीं जा रही है, रिज्यूम। और जो फर्स्ट ई है वो ई की साउंड दे रही है, रिज्यूम। वो एक वर्ब है, टू बिगिन अगेन, टू स्टार्ट अगेन। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ये जो निशान लग रहे हैं, जो मार्क्स हैं, ये इन्हें एक्सेंट्स कहते हैं, ACCENT एक्सेंट। तो इनका काफ़ी रोल होता है लैंग्वेज में, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में। लैटिन से कहीं लिया गया है सिंबल। तो इस वर्ड की जो सही आवाज़ है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, वह रेज्यूम है। एक्सेंट नहीं भी लगा हो और इस सेंस में यूज़ किया जा रहा हो तो आपको रेज्यूमे ही बोलना होगा। अब ये एक्सेंट अक्सर लोग लगाते नहीं हैं, जल्दी में लिख रहे हैं या कुछ कमी है कीबोर्ड में तो आप एक्सेंट ढूंढते रहे, नहीं भी लगाते हैं। तो अगर ये इस सेंस में यूज़ किया जा रहा है, नाउन के सेंस में, तो आप इसे रिज्यूम नहीं कहेंगे, इसे आप रेज्यूमे कहेंगे। और रेज्यूमे बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। ठीक है, इसका दूसरा वाला मीनिंग ज़्यादा यूज़ सेंस उसमें रहता है यूज़ में। अ ब्रीफ रिटन अकाउंट ऑफ पर्सनल एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एज दैट प्रिपेयर्ड बाय एन एप्लीकेंट फॉर अ जॉब। ठीक है, जॉब के लिए कोई एप्लीकेंट अपना एक रेज्यूमे तैयार करता है तो वो रेज्यूमे होता है, वो रिज्यूम नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अपना रिज्यूम भेज देना मुझे, मैं देखता हूँ क्या करना है, रेज्यूमे। और अगर एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं टू बिगिन अगेन तो वो रिज्यूम है। इज दैट क्लियर? रिज्यूम एज अ वर्ब एंड रेज्यूमे एज अ नाउन। आइए आगे बढ़ें। कितना छोटा सा वर्ड है, कहीं से भी नहीं लगता कि इसको गलत बोले जाने के चांसेस हो सकते हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा गलत बोला जाता है। छोटा सा वर्ड है OF। इसमें लिखा हुआ एफ है लेकिन साउंड जो है फै की नहीं आ रही, साउंड आती है वै की। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, अव या ऑव। ठीक है, अव या ऑव, हिंदी में भी लिख दिया है अव या ऑव। इसे ऑफ नहीं कहेंगे। वो जो एक वर्ड होता है ना OFF, उसे ऑफ कहा जाता है, वहाँ फै साउंड होती है। मगर इसमें जो है लिखा हुआ एफ होगा लेकिन साउंड वै की होगी, of या of, made of. Okay, the chair is made of plastic, made of, not made of, made of. Is that clear? तो बहुत ध्यान रखें कि बहुत छोटा सा वर्ड बहुत ही ज़्यादा बार गलत बोला जाता रहा है। ये अब था, इसके बाद ये वर्ड देखिए, अभी जो वर्ड आपके लिए आया था OF, वो इसी नाम से जाना जाता है। अब ये स्पेलिंग देखिए, PREPOSITION। इसे अक्सर लोग प्रीपोजिशन कह देते हैं, ऐसा लगता है कि प्री और पोजीशन लग भी रहा है ऐसा कि 2 वर्ड से मिला है, प्री एंड पोजीशन। लेकिन इस वर्ड को जो बोला जाता है सही तरीके से वो है, आवाज़ लिखिए ब्रैकेट्स के अंदर, प्रेपोजिशन। preposition, not preposition. Of is a preposition. Under is a preposition. Before, after, they are also prepositions. Preposition. ट्राई कीजिए, सही बोलेंगे। अगर सही बोलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर बाई चांस प्रीपोजिशन कहने की आदत है तो 2-4 बार ट्राई कीजिए। डोंट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक व्हेन दे हियर अ न्यू काइंड ऑफ साउंड।
just say preposition. Okay, so under is a preposition, before is a preposition, of is a preposition. there you are. इसके बारे में सिर्फ इतना ही। अब ये वर्ड देखिए बहुत छोटा सा है, ये भी HAPPY, H को भी अक्सर लोग H कह देते हैं, H है, HAPPY। यहाँ गौर करने की बात यह है कि देखिए इंग्लिश में जो बहुत से वर्ड्स हैं जहाँ पर लेटर्स डबल होते हैं, बहुत हैं ऐसे वर्ड्स। तो ध्यान रखिए एज अ रूल कि लेटर्स डबल भी होंगे तो साउंड एक होनी। अब इस वर्ड की जो सही साउंड है वो हैप्पी है, हैप्पी, ना कि हैप्पी। अब ये नहीं कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे। अब जैसे ये है, इसी तरह के और भी केसेस हैं डबल लेटर्स वाले। जैसे सपोज़ कीजिए बहुत ही कॉमन वर्ड है MUMMY, MUMMY। देखिए अब चूँकि हिंदी भाषा में भी एंट्री मार चुका है तो वहाँ हिंदी में चल सकता है मम्मी, ये मेरी मम्मी है। अगर आप हिंदी में सेंटेंस बोल रहे हैं तो मम्मी भी चलेगा, ये मेरी मम्मी है। लेकिन अगर इंग्लिश में वो वर्ड आ रहा है कि पूरे सेंटेंस में, या आप इंग्लिश ही बोल रहे हैं तो वो फिर मम्मी नहीं चलेगा, वहाँ पर वो मम्मी है। बिल्कुल वही वर्ड है, वही साउंड है जो मम्मी आप सुनते आ रहे होंगे इजिप्शियन हिस्ट्री में कि कैसे जो रॉयल पीपल थे उनकी जो डेड बॉडीज़ थी उन्हें कुछ इंग्रेडिएंट्स के थ्रू, कुछ स्पाइसेस के थ्रू जो है प्रिजर्व किया गया है, तो उसे भी मम्मी कहते हैं। और ये जो रिलेशन है मदर जिसे बोलते हैं, इसे भी मम्मी है। ओके मम्मी, आई विल बी बैक वेरी सून। मम्मी, नॉट मम्मी, ठीक है, मम्मी। जैसे DADDY है, उसे आप डैडी नहीं बोलते, वो भी डैडी है। ऐसी मम्मी नहीं है, मम्मी है। इंग्लिश में मम्मी है, हिंदी में आप उसे मम्मी चला सकते हैं। इधर क्लियर। अब ऐसे ही और कॉमन वर्ड है APPLE, उसे आप एप्पल नहीं कहेंगे, एप्पल, 2 बार पैर नहीं बोलेंगे, एक ही बार बोलेंगे एप्पल। ओके, गिव मी एन एप्पल, यू आर अ वेरी हैप्पी मैन, इज शी अ मम्मी। बहुत ध्यान रखिए इंग्लिश में डबल लेटर्स होते हैं लेकिन साउंड जो है वो एक ही होती है। अब ये वर्ड देखिए, ये है CANNOT। इसमें गलती अक्सर कहाँ होती है, लोग इसे तोड़कर लिख देते हैं, कैन को अलग लिख देते हैं और नॉट को अलग लिख देते हैं। ये जो है सही मायनों में ये वन वर्ड ही यूज़ होना चाहिए, वन वर्ड, 2 वर्ड्स के तौर पर नहीं, कोई स्पेस नहीं होना है कैन और नॉट के बीच में। तो अब ये स्पेस नहीं है, और अभी बताया कि लेटर्स 2 बार भी हों तो बोला एक ही जाएगा। तो इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो कैनॉट है, कनॉट या कैनॉट, कैन नॉट नहीं, ठीक है, कैनॉट या कनॉट। इसको शॉर्टन भी किया जाता है, शॉर्टन फॉर्म इसकी कांट होती है, CAN' और फिर T, ठीक है। इसे 2 तरीक़ों से बोला जाता है, कांट भी बोलती हैं और कैंट भी। अमेरिकन्स इसे कांट कहते हैं और ब्रिटिशर्स इसे कैंट कहते हैं। आप कोई सा भी वर्जन बोल सकते हैं, दोनों सही हैं, दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल। लेकिन जहाँ तक फुल वर्ड की बात है उसे एज अ वन वर्ड ही यूज़ करना चाहिए, कैनॉट। मैंने जो आप शुरू में एग्जांपल में दिया था, आई कैन नॉट टेल यू माई नेम, तो उसमें कैन और नॉट के बीच में स्पेस कर दिया था, वो सही होना चाहिए था कैनॉट। या इसका जो शॉर्टन फॉर्म है ये हो सकता था CAN' और T। तो इसे भी लिखते में ध्यान रखें। अब ये आया PAN, मैंने एक सेंटेंस देखा था कि दिस इज़ माई पैन नंबर। अब इसमें गलती कहाँ होती है, दिस इज़ माई पैन नंबर में गलती कहाँ है? गलती ये होती है कि पैन की जो फुल फॉर्म है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। PAN में जो N है उसका मतलब ही नंबर है। अब अगर आप पैन के आगे नंबर बोलते हैं, पैन नंबर, तो ऐसा लगता है कि परमानेंट अकाउंट नंबर लग रहा है नहीं, क्योंकि पैन में भी नंबर आ गया, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो केयरफुली बोलिए इसे कि पैन के बाद नंबर नहीं यूज़ करना है। पैन कार्ड वो अपनी जगह ठीक है, पैन नंबर गलत है।
पैन कह सकते हैं आप, गिव मी योर पैन, पेन नहीं, PEN तो पेन होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, ये पैन है। बिल्कुल ऐसे जैसे फ्राइंग पैन, वो आवाज़ से मैच करती है बिल्कुल, तो पैन कह सकते हैं, PAN, ना कि पैन नंबर। क्लियर? इसका मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल मिलता जुलता ही एक और एक्रोनिम है IFSC, बहुत चलता है आजकल तो, जब से इंडिया डिजिटल हुआ है इस एक्रोनिम की भी बहुत वैल्यू हो गई है। अक्सर आपसे ब्रांच बैंक का नाम पूछा जाता है और IFSC ये पूछा जाता है। इसमें मिस्टेक कहाँ होती है? मिस्टेक इसमें अक्सर ये होती है कि IFSC के बाद भी लोग कोड बोल देते हैं। IFSC कोड बताइएगा अपना। यहाँ पर भी C का मतलब ही कोड है। IFSC की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगर आप कोड बोलना ही चाह रहे हैं तो फिर ऐसे कह सकते हैं IFS कोड, और अगर C बोलना है तो फिर कोड यूज़ नहीं करना है आपको। देखिए ये जहाँ से मैंने लिया इंटरनेट से पेज, इन्होंने भी वही गलती की है जिसे मैं बता रहा हूँ। इन्होंने फुल फॉर्म भी लिख दी, आगे लिख रहे हैं कि IFSC कोड इज़ अ यूनिक 11 डिजिट नंबर विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमरल्स। It is used to transfer funds online for NEFT, IMPS and RTGS transactions. The IFSC code of each bank branch is assigned by the Reserve Bank of India. तो फुल फॉर्म भी लिखी, उसके बावजूद भी ये भूल गए कि जब C का मतलब ही कोड है तो IFSC के बाद कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखें, कभी भी आप किसी से कहें कि भाई अपना बैंक का नाम बताइए, IFS कोड दे दीजिए, वो चलेगा, या IFSC दे दीजिए। इसे रिपीट नहीं करना है, जैसे पैन नंबर नहीं कहना है, ऐसे IFSC कोड नहीं कहना है। और इससे मिलते जुलते केसेस नीचे लिखे हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली मिस स्पोकन है। अक्सर लोग MNC कंपनी कह देते हैं, MNC कंपनी। देखिए MNC की फुल फॉर्म ही ये है, मल्टीनेशनल कंपनी। और बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में जब कोई कहता है कि मेरा भाई जो है एक MNC कंपनी में काम करता है। या तो इतना कह दें कि मेरा भाई जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, या ये भी चल जाएगा मेरा भाई एक MNC में काम करता है। बट व्हेन यू से माय ब्रदर वर्क्स इन एन MNC कंपनी, वहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो रिपीट नहीं करना है। और देखिए नीचे जो है ये भी बहुत ज़्यादा गलत यूज़ किया जाता रहा है। CBSE के आगे लोग बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, CBSE बोर्ड। और कुछ लोग तो एस के बाद C बोलते हैं, बजाय E के लगता है कि C बोल रहे हैं, CBSC बोर्ड। E को बहुत ही क्लियरली बोलना चाहिए, CBSE, और फिर उसके आगे आपको बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि CBSE में B का मतलब ही बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि CBSE ने अपनी एग्ज़ाम स्कीम रिलीज़ कर दी है। ये अच्छा नहीं लगता कि CBSE बोर्ड ने अपनी एग्ज़ाम स्कीम रिलीज़ कर दी है। CBSE बोर्ड जो है अपने रिज़ल्ट्स अनाउंस करने वाला है, CBSE अपने रिज़ल्ट्स अनाउंस करने वाला है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन है ये सब, चाहे IFSC हो, चाहे CBSE हो, या MNC हो, या PAN पैन हो, इसमें कम से कम गलतियाँ होनी चाहिए। ये बस कुल 10 ही थे ये, जिनके बारे में मैंने शुरू में बताया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ, सो दैट यू कैन रिमेन अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। Thank you for watching this video. Have a happy time. Thank you.